वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत में शिक्षा। आज हम देखेंगे कि मध्यकालीन जब मुगल काल चल रहा था, जब सल्तनत काल चल रहा था, तो उस समय भारत में किस तरह शिक्षा का प्रबंध किया गया था। इसकी अगर बात करें तो डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसके बारे में कहा है कि मध्यकालीन शिक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा स्कूल या कॉलेज जाएगा, मुगल सरकार के पास शिक्षा का कोई विभाग नहीं था। मुगल शासनकाल के दौरान शिक्षा एक व्यक्तिगत मामले की तरह था, जहां लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने खुद के प्रबंध कर रखे थे। तो यहाँ डॉक्टर श्रीवास्तव जी का मानना यह है कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं की गई थी, बल्कि इसे एक सामाजिक तौर पे नहीं, एक सामाजिक आधारशिला नहीं दिया गया था। इसे एक व्यक्तिगत रूप में देखा जाता था। मध्यकालीन भारत का समय कैसा था? अगर पश्चिम देशों की बात करें तो पश्चिम देश में इसी समय में विज्ञान का बहुत ही तेजी से विस्तार हुआ था, लेकिन भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों की ही शिक्षा की जो प्रणाली थी वो प्रगतिशील नहीं थी। हालांकि उन्होंने इसकी पूरी कोशिश की कि शिक्षा दी जाए। जैसे कि हिंदुओं में क्या होता था, हिंदुओं में ऐसे जगहों का, मंदिरों का या फिर ऐसे आश्रमों का निर्माण किया जाता था जहाँ की एक शिक्षक रहते थे, एक ब्राह्मण शिक्षक रहते थे, और वही सभी शिष्यों को, अपने सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन बांटते थे। वहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों का शिक्षा के प्रति एक सबसे अहम स्थान था मदरसा, जो कि मस्जिद में या फिर मस्जिद के अगल बगल स्थापित किया जाता था, और वहाँ मूल रूप से कुरान की शिक्षा दी जाती थी। मुसलमानों की एक और बात सामने आती है। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों की शिक्षा तीन प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। पहला शिक्षा तो वो होता था जिसमें कि कुरान के अर्थ को बगैर समझे ही याद कर लिया जाता था। दूसरी जो शिक्षा थी, दूसरा जो क्षेत्र था शिक्षा बांटने का, वह था फारसी भाषा में स्टूडेंट्स को साहित्य, व्याकरण और गणित की शिक्षा दी जाती थी। तो इसी तरह से गद्य और पद्य दोनों में ही शिक्षाएं दी जाती थी, लेकिन गद्य का नाम ज़्यादा आता है क्योंकि इसकी जो एग्जाम्पल्स है, इसके उदाहरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि गद्य में गुलिस्तान, वाकई, नियमत अली और बहारे दानिश के जो लेख हैं वे पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में उच्च श्रेणी की जो शिक्षा होती थी वह सिर्फ संस्कृत भाषा में दी जाती थी। तो शिक्षा, अब हिंदू शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा, इसके बारे में अभी हमने देखा कि हिंदुओं की जो प्राथमिक शिक्षा हुआ करती थी उसके रख रखाव या अनुदान के लिए निधियों के द्वारा अनुदान किया जाता था, और वो डिपेंडेंट थे सिर्फ अनुदान पे ही, और शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ता था। मुस्लिम शिक्षा की बात करें तो मुस्लिम शिक्षा में मुस्लिम अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए मकतब में भेजा करते थे, जो कि मस्जिदों के पास ही हुआ करते थे। इसके अलावा महिलाओं की एक अलग स्थिति रहती है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। प्राचीन भारत में तो महिलाओं के को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रगति देखने को मिलती है, लेकिन मध्यकालीन भारत में उन्हें काफ़ी ये सारी जो चीज़ें होती थी उनसे भी से दूर रखा गया था, यानी कि उन्हें थोड़ी सी विविधता देखने को मिलती है। समृद्ध लोगों की द्वारा उनकी बेटियों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी शिक्षकों की व्यवस्था की जाती थी, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इजाज़त नहीं थी। महिलाओं को प्राथमिक स्तर पर ऊपर से कोई शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस तरह से देखें तो मध्यकालीन भारत में क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को नहीं मिलती है, बल्कि इसे वर्णाश्रम बताया गया है। यानी कि उच्च वर्ग के लोगों को, तो जैसे कि हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में भी आम जो जनजीवन था वो 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय को तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज था, वे शिक्षक का पेशा भी अपना सकते थे और अधिक से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन निचले दर्जे के जो लोग रहते थे, जो इस निचले दर्जे के वर्णों में आते थे, उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई थी, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं थी। बल्कि यहाँ तक कि उस समय के जो शिक्षक होते थे वे आम जो जनजीवन है उसकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में नहीं रखते थे, बल्कि उनका एक अपना ही व्यक्तित्व, अपना ही एक संसार होता था जिसमें कि वे रहना चाहते थे।
यहाँ महिलाओं की स्थिति के बारे में भी देखा जा सकता है कि प्राचीन काल की तुलना में मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति यथास्थिति खराब रही है। अब है साहित्य। साहित्य में बताया जा रहा है कि फारसी भाषा को राज्य भाषा के स्तर तक लाया गया, जिसने साहित्य के विकास का नेतृत्व किया। इसमें फारसी के अलावा संस्कृत भाषा का भी उपयोग किया गया था और संस्कृत के बारे में बताया जाता है कि मुगलों के शासनकाल के दौरान संस्कृत का कार्य निष्पादन मुगलों की अपेक्षा के स्तर तक नहीं किया गया। अगर साहित्य की बात करें तो 18वीं शताब्दी का जो समय रहता था, उस समय जो भी सभाएं होती थी उसका माध्यम उर्दू ही था। भले ही इसमें किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो अंग्रेज हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। अंग्रेजों के शासनकाल में उत्तरी भारत में हिंदू और मुसलमानों की जो सभाएं होती थी, उस सभाओं में उर्दू भाषा बोली जाती थी। साहित्य का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, क्योंकि यहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए साहित्य का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा देखने को नहीं मिलता है। कविता के माध्यम से हम कवि अपने भावनाओं को या फिर आध्यात्मिक शिक्षा जो होती है उस प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए वे लोग साहित्य का इस्तेमाल करते थे कविताओं के रूप में। निराशा और उदासीनता का वातावरण भी दिखाई देता है, जैसे कि इस समय के कुछ ऐसे गद्य सामने आते हैं जिसमें कि भावनाएं या तो फिर आध्यात्मिक शिक्षा इन्हें ज़्यादा रूप से देखा जा सकता है। कवि की अगर बात करें तो कवियों के गुण बहुत श्रेष्ठ होते थे और वे इस तरह की साहित्य की रचना करते थे, इस तरह का आशय बनाते थे जिसका कि वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता था। मध्यकालीन भारत में ही ललित कला का भी विकास हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि भारत में चित्रकला के विकास के लिए मुगल काल को स्वर्णिम दौर माना गया है। कला सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूल भी थे, जैसे कि प्राचीन परंपरा में विद्यालय। भारत में चित्रकला की प्राचीन शैली सल्तनत काल के पहले से ही समृद्ध हुई थी, लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद इस परंपरा का पतन होने लगा था। लेकिन 13वीं शताब्दी में तार के पत्रों पर पांडुलिपियों एवं जैन ग्रंथों के चित्रण से यह प्रतीत होता है कि यह परंपरा पूर्णतया समाप्त नहीं हुई थी। तो यहाँ पर यह चित्रकला के बारे में बताया जा रहा है। चित्रकला के बारे में यह बताया जा रहा है कि मुगल काल में भारतीय चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। और यहाँ बताया जा रहा है कि चित्रकला जिसको कि कहा जाता है कि सल्तनत काल के पहले ये बहुत ही समृद्ध अवस्था में था, लेकिन बाद के समय में इसका पतन शुरू हो जाता है। जैसे कि 13वीं शताब्दी में हम लोग देखें तो तार के पत्तों पे या फिर पांडुलिपियों या फिर जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इन सारे ग्रंथों में जो चित्रण है, जो भी पिक्चर्स देखने को मिलती है, उसे यह जानकारी मिलती है कि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाता है, बल्कि यह उत्कर्ष की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट इसमें एक स्थिरता आ जाती है जो कि इसे पतन भी नहीं होने देती है। दूसरी तरफ अगर मुगल चित्रकला की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि मुगल शासनकाल के दौरान अकबर के द्वारा विकसित विद्यालय उत्पादन के केंद्र की तरह थे। मतलब अकबर ने अपने शासन के काल के दौरान चित्रकला के उत्कर्ष के लिए जो भी कार्य किए थे उससे उसे वापस भी मिल रहा था। जैसे कि विकसित विद्यालय उत्पादन केंद्र की तरह थे। उत्पादन केंद्र की तरह मतलब हो गया, इसका ये मतलब होता है कि इसे प्रोत्साहन देना और बदले में राजस्व का आना। जैसे कि कुछ ऐसे विद्वान थे, कुछ ऐसे चित्रकार थे जो कि बाहर गए थे या फिर बाहर से भारत में आए थे। अकबर उन सभी को प्रश्रय देता था और इन सब के बदले अकबर को बहुत सारी रियायतें प्राप्त होती थी या फिर उनसे कुछ उत्पादन होता था। इसके अलावा अगर अकबर से जहांगीर के शासनकाल को देखें तो जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ, वह खुद एक उच्च कोटि का चित्रकार था। इसके अलावा चित्रकला के क्षेत्र में यूरोपीय चित्रकला का भी नाम आता है। अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरी ने यूरोपीय चित्रकला का प्रारंभ किया, यानी कि यूरोप से आए हुए जो भी चित्रकार थे उनकी शुरुआत और उनके द्वारा भारत में अपना एस्टेब्लिशमेंट करना, अकबर के शासनकाल में इसकी शुरुआत की जाती है। चित्रकला की दृष्टि से देखें तो इसमें बहुत सारे घरानों का नाम आता है और राजस्थानी चित्रकला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम उभर के सामने आता है।
राजस्थानी चित्रकला क्या है? राजस्थानी चित्रकला का जो उद्गम होता है, जो आरंभ होता है, वह सल्तनत काल में माना जा सकता है। यह वह समय था जबकि राजस्थान में चित्रकला की बहुत सारी नई नई शैलियों का विकास हो रहा था। विकास का जो ये दौर है वो एक समय में एक जगह से हर जगह स्थापित नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग जगहों में हुआ। जैसे कि राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें मेवाड़, आमेर, मालवा, बूंदी, ये सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये चित्रकला जो है वह केंद्र के रूप में विकसित हुआ और इन्हीं सारी जगहों के नाम पे उसका अलग अलग नाम भी दिया गया। जैसे कि राजस्थानी चित्रकला का जो विकास मेवाड़ के क्षेत्र में हुआ, वह उसकी कुछ अलग शैली देखने को मिलती है। जैसे कि इस शैली में क्या देखने को मिलती है, मेवाड़ की जो शैलियाँ हैं, मेवाड़ की शैली में मुख्य रूप से कृष्ण के जीवन और गोपियों के साथ जो उनके रास रंग हैं, हिंदी काव्य के जो नायक नायिकाएँ हैं, इन सारी विषयों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा मेवाड़ के क्षेत्र की जो शैली, चित्रकला शैली में भागवत और रामायण, इन संदर्भों पर जो भी चित्र बनाए जाते थे उसकी विशेषता देखने को मिलती है। इसके अलावा राजस्थानी शैली में मारवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ अलग चीज़ देखने को मिलती है। मारवाड़ का जो चित्रकला शैली है उसमें जो विशेष रूप से देखने को मिलता है, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि राज परिवार और सामंत, इन दोनों के द्वारा जो घुड़सवारी किया जाता है, उस तरह के जो चित्र हैं वे सभी मारवाड़ चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। मारवाड़ राजस्थानी चित्रकला। इसके अलावा जयपुर के अलावा किशनगंज, तो इन सारी जगहों पर जो चित्रकला का विकास हुआ, ये सभी राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सबसे अंत में चित्रकला के क्षेत्र में हुआ है पहाड़ी चित्रकला विद्यालय। पहाड़ी चित्रकला विद्यालय क्या है? जैसा कि हमने भी देखा कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसके लिए क्या था, राजपूती चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है। लेकिन पंजाब की जो पहाड़ी इलाके हैं, जिससे कि छोटे छोटे हिंदू राजवाड़ों में भी महत्वपूर्ण और विभिन्न चित्रकला शैली का विकास होता है। हिमालय की तराई, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे जगह जो कि स्वतंत्र राज्यों में बढ़ चुके थे, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे भी क्षेत्र शामिल थे। इन क्षेत्रों पर भी परंपरागत रूप से राजपूत राज परिवारों के द्वारा आपस में जो संबंध स्थापित किए गए, तो उन सारे संबंधों के परिणाम स्वरूप ही एक अलग शैली का विकास हुआ। जैसे कि दो तरह के राजघरानों का आपस में संबंध जुड़ा, दोनों राजघरानों ने अपने अपने क्षेत्रों की चित्रकला शैली को मिलाया और इस तरीके से पहाड़ी चित्रकला शैली का विकास होता है। और यह जो शैली रहती है उसके प्रेरक तत्व और निग्न होने का जो भाव, वो है प्रेम। यहाँ के जितने भी चित्र बनाए गए, यानी कि ये पहाड़ी चित्रकला शैली में जो भी लघु चित्रों की बात होती है, उसमें कृष्ण की बाल लीला और उनकी ग्वाले जो उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे, जिनके साथ कि वो गाय चराने जाते थे, या फिर राधा के साथ जो कृष्ण के प्रेम प्रसंग थे, या फिर अन्य गोपियों के साथ जो उनकी लीलाएं हुआ करती थी, उनके बांसुरी बजाने, इन सारी चीज़ों का चित्रण पहाड़ी चित्रकला शैली में देखने को मिलता है। हालांकि अपने आरंभिक चरण में देखें तो यह चित्रकला शैली जो है बसोली राज्य में विकसित हुई थी और 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग टाइम में, यानी कि आरंभ के क्षेत्रों में बहुत सारी चित्रशालाएं खुली, जिसमें कि बांसुरी शैली से ही स्थानीय तत्वों के साथ रूपांतरण किया गया। जैसे कि रास मंजरी, भगवत पुराण, गीत गोविंद, राजमाला, इन सभी पर आधारित जितने भी हजारों लाखों लघु चित्र हैं, उन सभी के ऊपर व्यापक चित्र बनवाए गए थे। तो यह था चित्रकला शैली। इसके अलावे संगीत, मध्यकाल में संगीत का भारत में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम स्थान रहा है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है, क्योंकि कृष्ण ने खुद ही कहा है। कृष्ण ने क्या कहा है? कृष्ण ने कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मंत्रों का जो
ग्रुप है जो संग्रह किया गया है सामवेद में, उसका आधार संगीत रखा गया है और इसे यज्ञ के अवसर पर उद्गाता के द्वारा गाया जाता है। तो यज्ञ क्यों किया? यज्ञ का जो महत्व है उसके महत्ता को दर्शाने के लिए या फिर उसे पूरा करने के लिए उद्गाता जो कि संगीत पर आधारित मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वे संगीत गाते थे। तो यह उसकी महत्वता को दिखाता है कि यज्ञ में भी संगीत का कितना ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा अगर प्राचीन भारत के विद्वान भरत मुनि के नाटक जो भी हुए लिखा करते तो उसमें संस्कृत के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। सामान्य तौर पे अगर भारतीय संगीत की बात करें तो इसमें सुर और लय का बहुत ही सुंदर समन्वय देखा जा सकता है और इसे एक वे बनाया गया है, एक रास्ता दिया गया है ईश्वर तक पहुंचने का और आत्मा की शुद्धि का एक साधन बताया जाता है। यह बताया जा रहा है कि मुगल शासनकाल के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का एकमात्र कड़ी संगीत सिद्ध हुआ। अकबर ने अपने दरबार में ग्वालियर के तानसेन को संरक्षण दिया था। तानसेन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कई नई धुन और रागों के रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। तो इस तरह से हम लोग देखें तो संगीत का जो स्थान है, संगीत का स्थान प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक, उसके आगे भी आधुनिक युग तक भी संगीत का अपना महत्व बना हुआ है। इसकी श्रेष्ठता जो है वो श्रेष्ठता प्राचीनता से लेकर आधुनिक समय तक बना हुआ है। इसके बाद है मुगल काल के दौरान वास्तु विकास। यहाँ बताया जा रहा है कि मुगल काल के दौरान वास्तु विकास में क्या क्या बातें हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में मुगल काल गौरवपूर्ण समय सिद्ध हुआ। जैसा कि इस समय अंतराल में बहते हुए पानी के साथ कई औपचारिक उद्यानों का निर्माण कराया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुगल परंपराओं ने कई क्षेत्रीय और स्थानीय राज्यों के महलों और किलों को अत्यधिक प्रभावित किया। तो अब वास्तु स्थापत्य के बारे में मुगल काल के दौरान वास्तु का क्या असर रहा है। वह जो काल था मुगल काल या फिर सल्तनत काल, मध्यकाल में भारतीय समाज जो है उस पर इस्लाम का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ज़्यादा प्रभाव होने से रिजल्ट ये आता है कि भारतीय स्थापत्य कला में भी इस्लाम के आगमन में एक मिश्रण देखने को मिलता है। पहले भारतीय समाज क्या था, भारतीय समाज में इस्लाम का उतना ज़्यादा असर नहीं था, यानी कुछ अरबी फारसियों की जो अपनी स्थान, जैसे कि गुंबद बनाने की कला जो होती है, गुंबद बनाना और फिर पच्चीकारी का काम, यह सारे काम हमें मध्यकाल में ही देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है और मध्यकाल में इस्लाम के आगमन के कारण ही उनकी जो खासियत है उस रूप में इसे देखा जा सकता है। तो 13वीं सदी के पूर्वार्ध में जाकर जब स्थापत्य और निर्माण कार्य में इस्लाम की बहुत ज़्यादा असर यानी कि इस्लामिक छाप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। इस काल में इंडो इस्लामिक कला के तहत बहुत सारे महत्वपूर्ण और भव्य रचनाएं बनवाई गई थी। जैसे कि कभी कभी तो यह संरचनाएं समतल छतों या फिर कभी कभी मेहराबों या फिर गुंबदों को सहारा देने के लिए बीम और स्तंभों पर आधारित हुआ करता था। इस तरह से हम देखें तो भारतीय जो वास्तुकला है उसकी धार्मिक संरचना के रूप में इसे देखा जा सकता है और इसकी यह खासियत होती थी क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा वजन को संभालने वाले नहीं हो पाते थे और ना ही इसका निर्माण गुंबद के लिए किया जाता था। बाद के समय में जो मेहराबों का इस्तेमाल किया गया और गुंबदों को इस तरह से बिठाया गया, सल्तनत काल के दौरान भी जो गुंबदों का इस्तेमाल किया गया, तो उतने भारी भरकम गुंबद को ठहरे रहने के लिए पिलरों का जो इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही खास स्थान रखता है। गुंबद का सारा भार चारों कोनों पर ही स्थिर कर दिया गया और पूरा का पूरा जो इमारत तैयार किया जाता था वह फ्यूचर के ख्याल से भी यानी कि भविष्य के ख्याल से भी बहुत ज़्यादा मजबूती उसमें देखने को मिलती थी। तो इस तरह से अगर शाहजहाँ के शासनकाल की देखें तो शाहजहाँ के शासनकाल को वास्तु स्थापत्य की कला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है और चित्रकला के ख्याल से
जहांगीर का शासनकाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा जो हमने अभी देखा संगीत का जो अस्तित्व है वो अलग अलग जगहों में अलग अलग, इस संगीत के क्षेत्र में कई घरानों का भी नाम सामने आता है। जैसे कि इस समय जो मध्यकाल में जो संगीत का जो उत्कर्ष हुआ था वो अलग अलग जगहों के नाम पे हुआ था। वे अलग अलग जगहों में अलग अलग राजघरानाओं का शासनकाल हुआ करता था और प्रत्येक राजघराने की अपनी एक अलग यानी कि विशिष्ट रचना थी, विशिष्ट बातें थी और इसी कारण उन लोगों के बीच में अलग अलग घरानों का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि अगर संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे घरानों की बात करें तो आगरा घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, किराना, जयपुर, दिल्ली, पंजाब, भिंडी बाजार घराना, तो ये सारे जो भी घराने थे उन सभी घरानों का जो उत्कर्ष हुआ वो मध्यकाल में ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि मध्यकाल में महिलाओं के साथ जो मध्यकाल में शिक्षा की क्या स्थिति थी, हिंदू शिक्षा किस तरह के थे, मुस्लिमों ने अपने जनता के लिए किस तरह की शिक्षा के प्रबंध किए, महिलाओं की शिक्षा के प्रति कैसी स्थिति रही, इसके अलावा साहित्य, संस्कृत, ललित कला, मुगल चित्रकला, राजस्थान चित्रकला, संगीत और वास्तुकला, इसकी चर्चा आज देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बहमनी वंश। इसके बाद हम देखेंगे कि मुगल काल के बाद दक्षिण में मुगल काल सल्तनत मध्यकाल में बहमनी वंश का उत्कर्ष किस तरह हुआ, दक्कन और दक्षिण के क्षेत्र में नए नए किन तरह के वंशों का उद्गम होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।